हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में, जिसे बोर्ड ने खुद जारी किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उस ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं और बोर्ड ने जारी किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होगा। ठीक है, तो इस पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। क्लास 12th का पेपर है हिंदी का। तो यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का पेपर होगा इसी पैटर्न पे बनने वाला है। तो इस पैटर्न पे बनने वाला है, तो इस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसी लेवल के क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समय देख लीजिए, 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलने वाला है, जिसमें से 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होता है और 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। पूर्णांक आपका 100 रहेगा, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर टोटल होने वाला है। 2 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई हैं कि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि इसमें 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। दोनों खंड के जितने भी प्रश्न हैं उन सबको करना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खंड क से हम लोग शुरुआत कर देते हैं प्रश्नों की, और इन सारे प्रश्नों को एक एक उत्तर द्वारा समझते हुए चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमसे ये कहा गया है यहाँ पे मॉडल पेपर में कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध की रचना है, और इस रचना का जो लेखक है वो कौन है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है संपूर्णानंद, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण दास। तो आप सभी को बता दें कि शिक्षा का उद्देश्य, इसके लेखक हैं संपूर्णानंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो संपूर्णानंद ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि लल्लू लाल की रचना है। तो देखिए, लल्लू लाल की रचना इनमें से कौन है। सुख सागर नहीं है, प्रेम सागर, हाँ प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें भी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लल्लू लाल की रचना कौन है, प्रेम सागर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो आप सभी को याद रखना है, इसमें यशपाल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यशपाल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यशपाल जो है पर्दा कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन और चौथा ऑप्शन है रांगे राघव। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप सभी को याद रखना है। देखिए, आवारा मसीहा की अगर बात करते हैं हम, तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास आ जाता है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे अंग नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी को याद रखना है, बाण भट्ट की आत्मकथा को लिखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 में आए तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है क करके कमायनी किस युग की रचना है। कमायनी की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि माने जाते हैं, छायावादी युग के। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, कमायनी जो है छायावादी युग की रचना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ख वाला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवादी युग के कौन है। ठीक है, तो इनमें पहला है अग्रदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है नंददास, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो जो दिनकर जी हैं ना, ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ग नंबर है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1941 ईस्वी है, 1943 है, या 1954 या 1947। तो आप सभी को याद रखना है कि जो तार सप्तक था ना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कमायनी, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो आप सभी को पता है कि कमायनी छायावादी युग की रचना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ
ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कामायनी जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कह रहा है। तो भक्ति काल के अष्टछाप के कवियों की अगर हम बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गए आपके सही। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की समाप्त होती है। यहाँ से प्रश्न संख्या तीसरा शुरू हो जाता है। तीसरा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये हमारे पास एक गद्यांश दे दिया रहेगा और इसके संबंधित यहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। दूसरा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इसको इसी में से ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो भी रेखाएं खींची गई हैं उतने दूर तक इसका मतलब लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इसी तरीके से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे गद्यांश में और उन सारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा और इसके लिए आपको जो है 10 नंबर निर्धारित किया जाएगा, यानी 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसके अलावा नीचे भी आपको एक अथवा करके दिया रहेगा, उसको भी कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को ही करना है, इन दोनों गद्यांश को नहीं करना है। अथवा दिया है इसका मतलब कि या तो ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए। जो गद्यांश आपको पता है उसको उसमें से किसी एक को ही करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। 4 नंबर में आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको पद्यांश भी दिया रहेगा और इस पद्यांश पे आधारित यहाँ पे 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों में जो कॉमन प्रश्न है वो संदर्भ वाला है कि हमेशा जो है संदर्भ पूछा जाएगा गद्यांश या पद्यांश में। तो संदर्भ में मतलब कवि का नाम यानी लेखक का नाम या फिर चैप्टर का नाम पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद से अगर हम पद्यांश में बात करें तो पद्यांश में 2 यहाँ पे दिए जाएंगे, अथवा करके भी दिया जाएगा। तो आपको अथवा वाला पता है तो इस वाले को भी कर सकते हैं। तो अगर इस वाले को करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे, ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को ही करना है। ठीक है, जो भी आपको याद है उसे कर सकते हैं, कोई नंबर इसमें कटने वाला नहीं है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ध्यान दे दीजिएगा, जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय के बारे में लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाओं को भी लिखना है। रचनाओं को छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको 3 लेखक का यहाँ पे जीवन परिचय लिखने को कह रहा है। 3 लेखक दिया है, एक ही का लिखना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, तो आपको 3 दिया है लेकिन एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना है। चाहे आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का लिखिए या वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखिए और इसके लिए 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसी तरीके से जिस तरीके से लेखक का नाम दिया था उसी तरीके से 3 कवियों का नाम देगा, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछा जाएगा कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। पंचलाइट बहादुर ऐसी कहानियाँ आपके किताब में होंगी, ठीक है, आपके बुक में, और वहाँ से आप इन कहानियों को पढ़ लीजिएगा। उनके उद्देश्य को यहाँ पे प्रकट कर देना है अपने शब्दों में, लगभग 80 शब्द में इसे लिखना होता है और इसके लिए 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें 7वें प्रश्न की तो 7वां प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपसे जो है यहाँ पे प्रश्न जो खंडकाव्य से पूछा जा रहा है तो आपको सारा नहीं पढ़ना है, जिला के अनुसार होता है। तो आप अगर नहीं पता है कि आपको किस जिले में कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है तो आप जिला का नाम कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम जो है आपको कमेंट में बता देंगे कि किस जिले में कौन सा जो है खंडकाव्य पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करें अगर देवरिया जिला की तो देवरिया में आपको रश्मि रथी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देवरिया जिला में तो रश्मि रथी को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्ण का चरित्र चित्रण कैसे करेंगे। अगर आपको पता चल जाता है तो उसको लिखेंगे, तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर निर्धारित है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा, लगभग इसे भी हमें 80 शब्दों में ही लिखना है, 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये खंडकाव्य ध्यान से दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है किसी भी जिले का कहीं भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपके जिले का एक अलग खंडकाव्य होता है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का दीजिए, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 दिया गया है संस्कृत का गद्यांश। ठीक है, संस्कृत के गद्यांश में से किसी का अगर आपको अनुवाद पता है दोनों में से तो उसका संदर्भ लिख करके उसका हिंदी में अनुवाद लिख देना है, बस इतना के लिए आपको 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अगर पद्यांश भी यहाँ पे दो दिए गए हैं, जो भी आपको पता है दोनों में से, तो किसी एक का जो है संदर्भ लिख देना है और उसके बाद से इसका अनुवाद कर देना है हिंदी में। ठीक है, इसके लिए भी 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपके मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है, और इनमें से किसी एक का जो है आपको वाक्य में प्रयोग करना है और उनका अर्थ भी लिखना है। तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में आपसे मतलब आपकी किताब में ये नहीं रहेगा, ठीक है, आपकी किताब से बाहर से पूछा जाएगा। कोई गद्यांश ऐसे दे देगा रैंडमली, ठीक है, कोई भी गद्यांश कोई भी कहानी यहाँ पे दे सकता है और इस कहानी के आधार पर नीचे आपसे 3 प्रश्न पूछेगा और इस 3 प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर निर्धारित रहेगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा इसी गद्यांश में से पढ़ करके। तो ऐसे ही 2 गद्यांश रहेंगे अथवा करके, दोनों में से किसी एक का, अगर दोनों में से किसी एक का तीनों प्रश्नों का उत्तर पता है तो उस प्रश्न को जो है वहाँ पे आप लिख देंगे कॉपी में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ पे वसन और व्यसन है, तो वसन और व्यसन का सही अर्थ क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए वसन मतलब वस्त्र होता है, व्यसन मतलब आदत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसको आप टिक कर देंगे, 1 नंबर यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आसान है, ये आपको पता होंगी। सेकंड क्वेश्चन है कि अंबुज और अम्बुद इन दोनों का अर्थ क्या होगा। तो देखिए अंबुज मतलब कमल होता है और अम्बुद मतलब बादल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर इसी के बेस पे जो है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, वह भी पेपर वैसा ही होगा जैसा ये मॉडल पेपर है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक शब्द, यहाँ देखिए इन सारे शब्दों में से किसी एक का जो है 2 अर्थ लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ग नंबर कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो देखिए पहला है क्वेश्चन आपके पास, जो नेत्र के सामने हो तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेत्र के सन्मुख, प्रत्यक्ष कहते हैं, आगे आँख के आगे कहते हैं, प्रत्येक आँख कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके लिए 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो इसको हम जिज्ञासु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ख नंबर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो इनमें से किसी 2 वाक्यों को जो है शुद्ध कर देना है, ये अशुद्ध वाक्य हैं और इनको शुद्ध लिख देना है, तो 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो है समाप्त होने ही वाले हैं। देखिए वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो आपको रस छंद अलंकार याद होने चाहिए। देखिए अब अलंकार से प्रश्न पूछेगा, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा 2-3 देगा, दोनों में से किसी एक का ही आपको लिखना है। तो श्लेष का लिखिए या उत्प्रेक्षा का लिखिए, दोनों में से किसी एक अलंकार का लक्षण और उसका उदाहरण लिखना है, ठीक है। उसके बाद ग की बात करें तो ग में आपसे छंद के बारे में पूछेगा, दोहा छंद या सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो ये आपको तैयार रखना है उदाहरण के साथ। 2-2 नंबर का है, 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा तीनों से, ठीक है, रस छंद अलंकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए 6 नंबर आपको मिलेगा, अथवा करके आपको इस तरीके से एक प्रार्थना पत्र यानी लेटर लिखने के लिए कहेगा, जो आप देख सकते हैं, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे टॉपिक पे आपको पत्र लिखने के लिए कह सकता है और इसके लिए 6 नंबर आपके लिए निर्धारित होगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न आपसे निबंध से संबंधित होगा। तो निबंध के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको टॉपिक दिए जाएंगे और यहाँ पे जो टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास मॉडल पेपर में जो भी दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद कर लीजिएगा। सब में थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से वहाँ पे लिख पाएंगे। देश में बेरोजगारी की समस्या, आप सभी क्लास 12th में है तो आप सभी को पता होगा कि बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी की समस्याएं क्या होती हैं, बेरोजगारी के निवारण कैसे किया जा सकता है, सरकार को कुछ राय दे सकते हैं आप। आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये भी आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद वृक्षारोपण का महत्व क्या है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेंगे तो लैंग्वेज पता चल जाएगी और अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से निबंध को
लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे निबंध आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निबंध में आपको 9 नंबर मिलने वाला है, तो ध्यान से आप निबंध को अच्छे से लिखिएगा ताकि आपके पूरे पूरे अंक मिल जाएं। आशा करता हूँ कि आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। बिल्कुल सेम पिछले पैटर्न पे ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। लगभग ये पेपर पिछले साल के जैसा ही है, लगभग क्या शायद वही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको समझ में आ गया होगा और इसके सारे क्वेश्चन के जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो आपको याद भी हो गए होंगे। बाकी जो थ्योरी वाले ज़्यादा ज़्यादा बड़े बड़े जो जिसके आंसर थे उनको जो है वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।